हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट और ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी आती है इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी है, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10th। चलिए, तो चैप्टर तो सभी ने पढ़ लिया, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि हाँ मैम पढ़ लिया, और अगर नहीं पढ़ा है जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ही क्रिस्प वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया गया है। छोटे छोटे वीडियोस हैं हर टॉपिक के, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। एक एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, समझ लेते हैं। और भाई देखो, सबसे पहले आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सभी को पसंद होते हैं। देखते हैं तो क्या कहा गया इनमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? बता दो भाई। सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एवरेज लिटरेसी रेट, या फिर लोगों की हेल्थ पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए बी सी डी। तेजी से आंसर करना है भाई, चेक किया जाए, देखा जाए। चलिए, सभी का आंसर आ गया, देख लेते हैं इसको भी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, क्लियर। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बताओ भाई। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। बताइए भाई जल्दी से, किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, या फिर पाकिस्तान की? देखा जाए, चेक किया जाए। तो इसका सही आंसर है भाई साहब, श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। किस लिहाज से? मानव विकास के लिहाज से। मानव विकास को क्या कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के 3 लेवल कौन कौन से थे? 3 बातें कौन कौन सी थी? बताएगा कोई? अगर चैप्टर पढ़ा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का वीडियो आपने देखा होगा, तो ये बात आपसे बन जाएगी। बताओ मैं। चलिए, तो एक तो है भाई साहब आपकी शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य। और इसके बाद क्या होता है? जल्दी 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 बताना है। यहां आती है प्रति व्यक्ति आय। क्या आती है? प्रति व्यक्ति आय। और स्वास्थ्य में ही गिना जाता है जीवन प्रत्याशा को। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यानी कि एक व्यक्ति, उस देश के व्यक्तियों की एक एवरेज एज कितनी हो सकती है, उस देश के नागरिक, उस देश का व्यक्ति कितनी एज तक जी पाता है, एवरेज एज, उसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। अगर ये तीनों उस देश की अच्छे हैं, यानी कि मानव विकास अच्छे से हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। ऑलराइट, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उनमें से श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर मानव विकास के मामले में दिखाई देती है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है भाई,
मैथमेटिक्स लगेगी इसमें, तो करें क्या? अब आप बोलेंगे सोशल साइंस में मैथमेटिक्स, हाँ जी। चलो तो देखें, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, मतलब परिवार बहुत है, हम 4 परिवारों को लेके चल रहे हैं। अब पूरे देश के परिवारों को लेके चलेंगे तो कहाँ कैलकुलेशन करेंगे भाई, जिंदगी निकल जाएगी अपनी तो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, 4 फैमिली हैं, ठीक है, 4 हैं, ये बात समझ ली। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। कितनी है? प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? 4 परिवार बताए गए हैं, 4 परिवार हैं, 4 फैमिली में से 3 फैमिली की इनकम बता दी है, 1 फैमिली की इनकम हमें पता करनी है। और एक और डेटा हमें दिया है कि प्रति व्यक्ति आय इन चारों परिवारों की कितनी है? 5,000 रुपए है। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो ऑप्शन में है लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, गणित तो लगानी पड़ेगी। चलिए तो देखें, 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000, यानी कि 5,000 इंटू अपन 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 परिवारों की आय हमें बता दी है, ठीक है, 3 परिवारों की आय हमें बता दी। ये क्या है? हमारी कुल प्रति व्यक्ति आय, कुल प्रति व्यक्ति आय या चारों परिवारों की कुल प्रति व्यक्ति आय की बात करें, कुल प्रति व्यक्ति आय बन नहीं रहा, एक बार मिटाना पड़ेगा। कुल हो गई अपनी 5,000 इंटू 4 बराबर 20,000 रुपए, ठीक, 20,000 रुपए हो गए। अब क्या है? 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है। चौथे की पता करनी है, ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, चौथे की हमें पता करनी है। और टोटल कितना आ रहा है? टोटल यहां पर 20,000 आ रहा है। पता कितने का है? हमें 3 का पता है, ठीक है। A की मान लेते हैं अपन 4,000, ठीक है, B की मान लेते हैं हम 7,000, ठीक, C की मान लेते हैं हम 3,000, ठीक है, और D की हमें पता नहीं है, पता करनी है। टोटल कितनी है भाई साहब? 20,000 है, ठीक है। अब 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 कितने होते हैं? 7,000 और 3,000 10,000, 10,000 और 4,000 मतलब 14,000। 14,000 प्लस D इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। अब D की इनकम निकालनी है हमें, ठीक है, डी का पता करना है। तो 20,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे? हम 14,000 माइनस कर देंगे। कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा 6,000। इजी था, बहुत इजी था। चेक किया जाए यही आंसर है कि नहीं है? यही आंसर है, 6,000। यानी कि चौथे परिवार की आय, किसकी आय निकाली हमने? डी की आय निकाली। डी की हमें पता करनी थी और डी की आय निकल के कितनी आ गई अपनी? 6,000 रुपए आ गई। ऑलराइट, क्लियर बन जाएगा, बहुत इजी सवाल था। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑलराइट, ले लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक की बात आ रही है, वर्ल्ड बैंक की बात आ रही है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? किस स्टैंडर्ड को लेता है कि हम ऐसे मापेंगे अलग अलग वर्गों को, और उस मापदंड की लिमिटेशंस क्या है, क्या सीमाएं हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़ा जाए आंसर की तरफ। चलिए, तो क्या बताया है? सबसे पहले पूछा था क्वेश्चन के पार्ट 1 की बात करें, ठीक है, यहां से यहां तक की बात करें। पूछा था हमसे कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। किसका? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करता है। एक बात पता चल गई। अब इस मापदंड की सीमाएं क्या है? क्या पर कैपिटा इनकम से सारी चीजें पता चल जाती हैं या इधर भी कोई लिमिटेशंस हैं? जिस मापदंड का प्रयोग वर्ल्ड बैंक कर रहा है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय का, उसके आधार पर सब चीजें पॉसिबल हैं। उसके आधार पर आप ये दिगाद कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि उस देश में डेवलपमेंट हो रहा है। क्या एक पैमाना काफी है? मुझे तो लगता है कि नहीं है। तो चलिए, अब भाई लिमिटेशंस पूछी हैं तो लिमिटेशंस होंगी ना, ठीक है। यानी कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर आप उस देश के विकास को नहीं माप सकते, उस कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलिए तो पहली बात क्या पता चलती है? इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के मापदंड से यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरीके से वितरित है, ठीक है। क्या उस देश के हर व्यक्ति की आय एक सी हो सकती है? नहीं। और हमें विभिन्न वर्गों के बीच वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो दो देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे से अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर दो देशों की पर कैपिटा इनकम एक सी है, मान लो कि भारत और श्रीलंका की, जस्ट मान लो, ठीक है, भारत और श्रीलंका की फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम एक सी है, इक्वल है, तो क्या वो दोनों देश एक दूसरे से अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुछ मापदंड ऐसे भी हैं जो भारत में मौजूद हों पर श्रीलंका उन मामले में पिछड़ा हो, श्रीलंका में मौजूद हो पर भारत उन मामले में पिछड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम पर कैपिटा इनकम को ही सिर्फ एक मापदंड नहीं मान सकते, ठीक है। तो इससे देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आप सिर्फ एक मापदंड को लेते हैं तो उसके लिए कई सारी चीजें मैटर करती हैं, कई सारी चीजों को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखें, पर कैपिटा इनकम के अलावा कई अन्य कारक, दूसरे एलिमेंट भी विकास यानी कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो, साक्षरता, लिटरेसी, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, हेल्थ की कौन कौन सी सुविधाएं इस देश में मौजूद हो रही हैं आदि को महत्व नहीं दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। जबकि विश्व बैंक सिर्फ किसको मानता है? पर कैपिटा इनकम को, बाकी सबको मानना चाहिए। तो कई अन्य कारक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सबको महत्व आप दे ही नहीं रहे हो, फिर कैसे आप दो देशों के बीच कंपैरिजन कर सकते हो? ऑलराइट, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। लिमिटेशंस हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। किसमें? जो विश्व बैंक पर कैपिटा इनकम यानी कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को मान के चलता है, उसके आधार पर आप पूरे देश के डेवलपमेंट को नहीं माप सकते, ना ही आप कंपैरिजन कर सकते हो दो कंट्री के बीच में सिर्फ एक मापदंड को लेकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्या कहता है सवाल नंबर 5? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विकास को मापने का यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से किस प्रकार अलग है? अभी हमने विश्व बैंक का देखा कि विश्व बैंक विकास को कैसे मापता है। अब जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी है, वो विकास को किस नजरिए से देखता है, वो बात हमसे पूछी गई है। चलिए, तो देख लेते हैं इसको भी। क्या बात आती है यहां पर? हाँ जी, देखें, तो विश्व बैंक का मापदंड क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात जानी थी। तो विश्व बैंक कैसे मापता है इसको? पर कैपिटा इनकम के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। कौन? विश्व बैंक, ठीक है। जबकि यूएनडीपी की हम बात करें, यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं। क्या क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय तो आती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को भी साथ में लिया जाता है, जो कि विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर माने जाते हैं। ऑलराइट, कहानी हो गई क्लियर। तो विश्व बैंक का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, जबकि यूएनडीपी का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी है। क्लियर है? एक बार आपको साइड में लिख के बता देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
विश्व बैंक और यूएनडीपी। ऑलराइट, विश्व बैंक सिर्फ किसको मानता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और यूएनडीपी जो है प्रति व्यक्ति आय को तो मानता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सबको मापता है, इन सबके आधार पर विकास की बात करता है, जो कि विश्व बैंक के मापदंड से कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि ये सारे मापदंड को लेके चलता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि विश्व बैंक किस चीज का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय का। तो क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो सिर्फ एक मापदंड का प्रयोग करता है? क्या उसकी सीमाएं हैं? तो हाँ है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि मान लो दो देश हैं और दो देशों की तुलना सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करी जा रही है, तो हो सकता है कि दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय समान हो, लेकिन बाकी दूसरी चीजों में दोनों देश एक दूसरे से अलग हों। एक देश में शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हो, एक देश में बेहतर ना हो, एक देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, दूसरे देश में ना हो। क्लियर हो रही है बात? यानी कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर महत्व देना भी जरूरी है, और इन्हीं सब मापदंडों के आधार पर किसी देश का विकास मापा जा सकता है। अब यहां पर हमसे क्या पूछा है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो पहली बात तो हमने ये जान ली कि विश्व बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को इंपॉर्टेंस देता है, जबकि यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, फिर यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मानक आय के साथ काफी व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो यूएनडीपी जो विश्व बैंक के अलावा दो अन्य मानकों का प्रयोग भी करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य को, तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मानक हैं वो काफी व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। किस देश में कितनी जनसंख्या शिक्षित है, कितनी नहीं है, किस देश के नागरिक कितने स्वस्थ हैं या नहीं है, किस देश में कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक, फिर अगली बात क्या कही है? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं मापदंडों के आधार पर तैयार करता है। जो यूएनडीपी है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, और किन मापदंडों के आधार पर जारी करता है? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य स्तर। स्वास्थ्य स्तर से इसका मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। क्लियर है यहां तक की बात? तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में इन्हीं मापदंडों का प्रयोग करता है, और इन्हीं मापदंडों के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर आपने पिछला सेशन पढ़ा होगा, पिछला वीडियो पढ़ा होगा जिसमें मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ठीक है, तो आपसे आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन है मेरा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सन 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट करती हूं, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूरे विश्व में कौन सा है? क्वेश्चन आ गया समझ में? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है? हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत यानी कि एवरेज, ठीक है, हम औसत यानी कि एवरेज का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत यानी कि एवरेज का यूज क्यों करते हैं और इनके प्रयोग करने की कोई सीमाएं भी हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलो आओ देख लेते हैं। तो हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए यह सबसे अधिक सरल मापदंड है। अगर दो देशों के बीच आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन करना है तो हम एवरेज को लेके चलते हैं।
तो किसी देश की आय को, पहला पॉइंट है, किसी देश की आय को यदि उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी एवरेज इनकम प्राप्त हो जाती है। अगर किसी देश की औसत आय हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, औसत आय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस देश की आय को, ठीक है, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे। कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उस देश की औसत आय यानी कि एवरेज इनकम प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को एक माप मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि देश में औसत आय में वृद्धि हुई हो तथा धन और आय के वितरण से अधिक असमानताएं आई हो, अर्थात धनी व्यक्ति अधिक धनी हुए हों और गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हुए हों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अर्थशास्त्री जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को एक माप मानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देश में औसत आय में वृद्धि हुई हो, एवरेज इनकम में वृद्धि हुई हो और धन तथा आय के वितरण से अधिक असमानताएं आई हो। मापा तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद एवरेज इनकम में वृद्धि हुई हो और जो धन का वितरण है वो असमान रूप से हुआ हो, जिससे गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता गया हो, अमीर वर्ग और ज्यादा अमीर होता गया हो। ऐसी भी सिचुएशन देखी जा सकती है। क्लियर है? चलिए, अब क्या है, इस प्रकार औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बता सकती। औसत आय का प्रयोग तो किया जाता है, उसके निकालने की विधि भी बताई है, लेकिन एवरेज इनकम जो है धनी और निर्धन के बीच अंतर को डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि जब एवरेज इनकम बढ़ती है तो वो हमें ये नहीं बता पाती कि इनके बीच अंतर कितना आया है। वो एवरेज इनकम पूरे देश की एवरेज इनकम होती है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उस एवरेज इनकम के जरिए जो आप आंकड़ा निकाल रहे हो वो सही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि धनी और ज्यादा धनी हो जाए और निर्धन और ज्यादा निर्धन हो जाए। तो औसत आय धनी और निर्धन के बीच भेद करना नहीं जानता है, और एवरेज इनकम का जो कंसेप्ट है वो धनी और निर्धन में, अमीर और गरीब में विभेद नहीं कर पाता है कि इस देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। क्लियर? और इसलिए इसे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो पूरे देश के नागरिकों के विकास की बात आती है, सिर्फ किसी एक वर्ग के विकास की बात तो नहीं आती है। यानी कि सभी देश के नागरिकों का विकास हो रहा हो, पर कैपिटा इनकम सभी की बढ़ रही हो, सभी को शिक्षा मिल रही हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, तब आप कह सकेंगे कि हाँ भाई देश का विकास हो रहा है। लेकिन जब आप एवरेज इनकम को एक मापदंड मान के चलते हो, जब आप औसत आय को मापदंड मान के चलते हो, तो वो गरीब और अमीर में भेद नहीं बता पाती है, और सही भेद जब हमें पता नहीं चलता, उनके बीच का अंतर पता नहीं चलता, तो हम विकास का पैमाना सही से नहीं माप पाते कि कितने प्रतिशत विकास इस देश ने किया है। इसलिए औसत आय यानी कि एवरेज इनकम को विकास का सही मापक नहीं माना जा सकता। क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया सवाल का? अगले सवाल पर बढ़ें। देखो भाई, अगला सवाल क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। क्या कहा गया है? प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। केरल में पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है जितनी हरियाणा में है, लेकिन तब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें तो केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है और हरियाणा का कम है, जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल से ज्यादा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि विकास के लिए पर कैपिटा इनकम हम सही मापदंड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि केरल की जो है पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन हरियाणा की ज्यादा है। तब भी केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है, मानव विकास हाई है। कहां से? हरियाणा से। हरियाणा का कम है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या एक अच्छा मापदंड है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए राज्यों के बीच कितना विकास हो रहा है, विकास की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका? पर कैपिटा इनकम का। ठीक है, क्या आप सहमत हैं?
ये जो इनने बात कही है कि इसलिए प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापदंड नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो चर्चा कीजिए, नहीं करते हैं तो भी चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे धनी राज्य होने के बावजूद हरियाणा में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। ठीक है, एक तो क्या है, देखो इनका पर कैपिटा इनकम की बात करें, अगर पर कैपिटा इनकम किसी भी स्टेट की हाई है यानी कि वो धनी है, तो धनी राज्य होने के बावजूद हरियाणा में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। बच्चों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है केरल के कंपैरिजन में। और हम बात कर रहे हैं भाई जीवन प्रत्याशा की, मानव विकास की अगर हम बात करें तो क्या आता है? जीवन प्रत्याशा आती है कि नहीं आती है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, कई सारी चीजें आती हैं। मापने के कई सारे मापदंड, विकास को मापने के कई सारे मापदंड हमने पढ़े थे। इसका एक अलग से वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। अब हरियाणा की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 में निवल उपस्थिति दर अधिक है। ठीक है, केरल में ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, लेकिन हरियाणा में नहीं रहते, यानी कि शिक्षा की बात भी हो गई। ठीक, फिर क्या है? इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल एक बेहतर राज्य है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि हरियाणा के पास पैसा तो है लेकिन शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। आप अपने यहाँ के बच्चों को मरने से कैसे नहीं बचा पा रहे? क्यों नहीं बचा पा रहे? क्या कमी है आपके यहाँ? हरियाणा की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 में निवल उपस्थिति दर अधिक है। केरल के बच्चे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, हरियाणा के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इन सब चीजों से, इन तीनों पॉइंटों से हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल जो है हरियाणा की तुलना में एक बेहतर राज्य है, एक बेटर स्टेट है। क्लियर? अब यहां से क्या समझ में आया आपको कि क्या सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही विकास को मापने का एक बेहतर पैमाना हो सकता है? बताइए भाई, क्या केवल पर कैपिटा इनकम ही डेवलपमेंट को मापने का, डेवलपमेंट को मेजर करने का एक अच्छा स्टैंडर्ड साबित हो सकता है? नहीं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के अलावा अगर आपको मानव विकास मापना है तो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आपको जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपको महत्व देना होगा। उदाहरण के लिए हम केरल और हरियाणा को देख ही चुके हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। चलें आगे, चलिए अब क्या बात है? हाँ, अब सुनो भाई, दो बातें और हैं। सुनो भाई, जेब में रखा धन जरूरी नहीं कि सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जो एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी हो सकती हैं। आपके जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है, आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका पैसा सभी वस्तुएं और वो सारी चीज़ें खरीद सके जो बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, हरियाणा में पैसा बहुत है, केरल में पैसा उतना नहीं है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं है, लेकिन लोग स्वस्थ हैं, लोग शिक्षित हैं। ठीक है, तो बेहतर जीवन के लिए क्या चाहिए आपको? शिक्षा और स्वास्थ्य, पैसे के अलावा। ठीक है, पैसा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप उस पैसे का भी उपयोग कैसे कर पाएंगे? पैसा है लेकिन आप शिक्षित नहीं है, आपके एथिक्स अच्छे नहीं है, तो क्या काम का वो पैसा? ठीक, क्लियर है बात? अब दूसरी बात क्या कही है? नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है। क्या कहा गया है? नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है। पैसे के द्वारा आपने चीजें तो खरीद ली, लेकिन हर चीज का उपयोग आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? पैसा आपके पास बहुत है, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, आपकी फैमिली में वो चीज है ही नहीं कि आपको स्कूल भेजे, या फिर फैमिली ने स्कूल भेजा आपको पर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। ये हो सकता है आपके एथिक्स अच्छे ना हो, या पैसे के लाड प्यार में आप बिगड़ गए हो।
आप बताइए, तो क्या वो सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है? क्या वो पैसा उतनी इंपॉर्टेंस रखता है? यानी कि जो पर कैपिटा इनकम वाले राज्य हैं, मतलब हाई पर कैपिटा इनकम वाले राज्य हैं, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं, ठीक है, अगर वो दूसरे राज्यों की तुलना में शिक्षित और स्वस्थ नहीं है, वो उस देश की या उस राज्य की सरकार अपने राज्य के नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और उचित शिक्षा की सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो क्या आप उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे? यहां बात हो रही है मानव विकास की। मानव का विकास कैसे होता है? तो उसकी शिक्षा के बल पर, उसके स्वास्थ्य के बल पर। बात आ रही समझ में? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी होती है। क्लियर है बात? ठीक है, यानी कि आय, पैसा, इनकम, आय मतलब इनकम, पैसा अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है मानव विकास का। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है? भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। भारत के लोग ऊर्जा के लिए एनर्जी के किन सोर्स का यूज करते हैं, ये पता लगाओ। और अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से लेके, ठीक है, सन 2024 से लेके आने वाले 50 सालों में ऊर्जा की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे देश में, जाने? क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में एनर्जी के सोर्स आपको कितने दिखते हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन से दिखते हैं। अब भाई ग्लूकोन डी मत लिख देना, ठीक है, ग्लूकोन डी से शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम ऊर्जा ईंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, बाहरी एनर्जी जो है उसकी बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं, ऊर्जा के सोर्स। चलो भाई देख लेते हैं। तो देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था? ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग भारत के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, हमें पता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसका उपयोग होता है? जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि जलाऊ लकड़ी। चूल्हे पर बढ़िया खाना बनता है, लकड़ी जला करके खाना बनता है, ठीक। फिर शहरी क्षेत्रों पे आ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में क्या यूज करते हैं? रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। एलपीजी का नाम तो भाई सभी ने सुना होगा, क्या है फुल फॉर्म इसका, बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑलराइट। तो शहरी क्षेत्रों में रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में पता लगा लिया, एनर्जी के लिए एलपीजी यूज होती है। इसके अलावा अब वाहनों के लिए, ये तो हो गया भाई खाना बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई में क्या यूज हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में क्या यूज हो रहा है। अब वाहनों को क्या चाहिए? वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। वाहन कैसे चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है भाई। एक तो हो गई अपनी जलाऊ लकड़ी ईंधन के स्रोत में, फिर हो गई अपनी एलपीजी गैस, और फिर हमने क्या देखा? पेट्रोल, ठीक है, किसके लिए? वाहनों के लिए। फिर उसके बाद आज से 50 वर्ष बाद की संभावनाएं हमसे पूछी गई हैं कि आज से 50 वर्ष बाद क्या संभावनाएं हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में। आज से 50 वर्ष बाद जलावन की लकड़ी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेजी से वन कम होते जा रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है। जलाऊ लकड़ी से लोग जो है, जो भी लकड़ी लोगों को मिलती है, जला के खाना बना रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो क्या होगा 50 वर्ष बाद? क्या वन बचेंगे? जलाऊ लकड़ी की कमी आ जाएगी, एक बात। फिर आज भी भारत विदेश से आयात तेल पर निर्भर है। भारत में तेल नहीं है और ना भविष्य में संभावनाएं हैं। विदेशों से भारत में तेल का, ऑयल का आयात होता है, हम दूसरी जगह से इंपोर्ट कराते हैं अपने देश में, क्योंकि आज तक हमारे पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है, ठीक है, तेल का। ऑलराइट, तो भविष्य की संभावनाएं आपको दिख रही हैं कि भविष्य के लिए भी हमें क्या करना होगा? दूसरे देशों से तेल को, ऑयल को आयात करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। और 50 वर्ष बाद जलाऊ लकड़ी हमारे लिए नहीं बचेगी, क्योंकि वन
तेजी से काटे जा रहे हैं। इसीलिए हमें किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को जल्दी ही विकसित करना होगा कि जलाऊ लकड़ी और पेट्रोल के ऑप्शन में हमें क्या मिल सकता है, किस चीज का हम उपयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गांव में गोबर गैस इसका एक अच्छा समाधान होगा। गोबर गैस, गोबर से बनने वाली गैस, अब गोबर तो भैया कभी खत्म होगा नहीं, गाय भैंस हमेशा गोबर देती रहेंगी, तो गोबर गैस इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है कि जलाऊ लकड़ी के स्थान पर जंगलों से आप लकड़ी ना लाएं, वनों को ना काटें, आप क्या करें, गोबर गैस का इस्तेमाल करें, जिससे पेड़ भी बचे रहेंगे और आपको ईंधन की आपूर्ति भी होती रहेगी। क्लियर? और इससे गोबर गैस से पॉल्यूशन भी नहीं होता है। फिर क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से पूरे देश की ऊर्जा की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से पूरे देश की ऊर्जा की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो गोबर गैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, गोबर गैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। किस प्रकार के स्रोत हैं? नवीकरणीय स्रोत हैं। अब नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। तो वैकल्पिक संसाधनों के रूप में, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम किसको यूज कर सकते हैं? गांव में गोबर गैस को यूज कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सस्टेनेबिलिटी का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था। धारणीय विकास यानी कि सतत विकास। क्या होता है ये सतत विकास या धारणीय विकास? तो प्रकृति में संसाधन तो सीमित मात्रा में है और हम प्राकृतिक संसाधनों के बल पर ही जीते हैं, यानी कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना ही है, लेकिन हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से करें कि हम उपयोग करें, साथ ही साथ हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो सारे रिसोर्सेज बचे रहें। ऑलराइट, कहानी हो रही है क्लियर? ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हम गलत तरीके से ना करें, उचित तरीके से करें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, फ्यूचर की जनरेशन है, उसके लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। आ जाइए देखते हैं, धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना, भविष्य की नस्ल यानी कि भविष्य की पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे, यानी कि जो वर्तमान की जनरेशन है, हम हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, हम भी सेटिस्फाई रहें, हम भी संतुष्ट रहें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी सारे संसाधन मिलते रहें। क्लियर? फिर धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। धारणीयता का जो विषय है विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं अपनाएंगे, तो फ्यूचर में डेवलपमेंट कैसे होगा, फ्यूचर में रिसोर्सेस कैसे बचेंगे, भविष्य में संसाधन कैसे बचेंगे, ठीक है, फिर भविष्य की पीढ़ी का जीवन कैसे संभव होगा। फिर अगली बात क्या है, जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की असमानताएं खत्म नहीं होती, हमारे देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, धन व आय की असमानताएं हैं। धन व आय की असमानता यानी कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की असमानताएं खत्म नहीं होती हैं तथा आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण नहीं रहता, तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। आर्थिक विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण को सुरक्षित करके रखना है। अगर आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं तभी हम सतत विकास कर रहे हैं।
क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता है? नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों की। क्योंकि जब हम विकास की परिभाषा पढ़ते हैं या विकसित देश की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? विकास की परिभाषा कहती है कि प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन पूर्ण तरीके से उपयोग करना, एक प्लान के तहत उपयोग करना ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। एक विकसित देश की परिभाषा के रूप में हम क्या पढ़ते हैं कि एक विकसित देश उस देश को कहा जाता है जिसने अपने संसाधनों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब संसाधन कहां से प्राप्त हो रहे हैं? पर्यावरण से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। तो आर्थिक विकास के साथ आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। दोनों चीजें साथ साथ चलें कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रह रहा है, तब हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। और अगर ये चीजें साथ में नहीं चल रही, आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण में गिरावट आ रही है, जैसे कि हम अभी की बात करें, इस वर्ष टेम्परेचर की बात करें, गर्मी में टेम्परेचर 52 क्रॉस कर गया है भाई साहब। ठीक है, और हर साल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए? एसी चाहिए, सबको कारें चाहिए, कार में भी एसी चाहिए, मतलब पूरी जितने भौतिक संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं, सबको चाहिए। इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑलराइट, अब देखो, यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विकास करना है, धारणीयता को बना के रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बना के रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी अचीव करना है, SDG गोल जो है उनको भी अचीव करना है, तो आपको क्या करना होगा? संसाधन का गलत तरीके से प्रयोग करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा गया है? धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए संसाधन, लालच यानी कि लोभ, व्यक्ति को एक चीज मिल जाती है, 2 चीज मिल जाती है, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसे क्या कहते हैं? लोभ, लालच। आवश्यकता जितनी नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा? लोभ। तो कहा गया है एक सेंटेंस कि धरती के पास उतनी चीजें हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, लेकिन लोगों के लोभ के लिए चीजें नहीं है, लालच के लिए नहीं है, क्योंकि लालच की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? इस सेंटेंस को आप विकास से, डेवलपमेंट से कैसे जोड़ सकते हैं? चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यह मशहूर कथन किसका है? महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लालच को पूरा नहीं कर सकती प्रकृति। ठीक है, अब इस कथन का अर्थ क्या है? इस कथन का अर्थ यह है कि धरती के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, लेकिन उनका लाभ केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति उस संसाधनों का प्रयोग करे, बल्कि सभी व्यक्ति मिलकर ही उसका लाभ उठा सकते हैं और सभी के लिए उपलब्ध भी हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर हम लोभ के पर्पस से उन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो किस प्रकार से हमें संसाधनों का प्रयोग करना है, ये बात अब समझ में आ गई होगी। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना है, सतत विकास को अपनाना है। ऑलराइट, इसलिए हमें अपने लोभ पर काबू पाना होगा और प्रकृति से केवल उतना लेने की आदत डालनी होगी जितना हमें जरूरी है। ठीक है, चलिए 11वां सवाल है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने पास देखे हों। पर्यावरण में दिन ब दिन गिरावट आ रही है, हम सभी जानते हैं, तो कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाना है जो आपने अपने पास देखे हों। चलो भैया देख लेते हैं।
पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि पर्यावरण में क्षरण किन कारणों से हो रहा है। पहला तो है भाई वनों की कटाई, ठीक है। दिनों दिन हम वनों को काटते जा रहे हैं कि हमें जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता है, या फिर जनसंख्या बढ़ती जा रही तो जनसंख्या के रहने के लिए घरों की आवश्यकता है, उद्योगों को लगाना है उसकी आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, या फिर जनसंख्या के बढ़ने के फलस्वरूप खेती का क्षेत्र बढ़ाना है, कृषि क्षेत्र बढ़ाना है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आप क्या खिलाएंगे? अगर पैदावार उतनी नहीं होगी, उतना क्षेत्रफल ही नहीं होगा कृषि का, तो कैसे खिला पाएंगे? तो वनों को सफाया करो, वनों की सफाई कर दो, यानी कि वनों को काट दो। तो वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ऑक्सीजन का लेवल दिनों दिन गिर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिनों दिन बढ़ रहा है। फिर मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? यानी कि मृदा का अपने स्थान से कटकर या बहकर दूर हट जाना, कहीं दूर पहुंच जाना और वो जगह खाली हो जाना, ठीक है। तो मृदा अपरदन के कारण भी समस्या बनी हुई है, मिट्टी का ह्रास हो रहा है। फिर भूजल का गिरता स्तर, भूजल यानी कि भूमिगत जल दिनों दिन गिरता जा रहा है, ठीक है। भूमि में जो जल पाया जाता है, अगर वो जल वर्षा जितनी मात्रा में होती है, वर्षा का पानी ही जमीन में जाता है और जमीन के अंदर पानी का स्तर बना रहता है। लेकिन अगर हम उस वर्षा का पानी जितनी पूर्ति करता है जमीन में, उससे अधिक मात्रा में भूमिगत जल का अगर हम उपयोग करें, गलत तरीके से प्रयोग करें, तो क्या होगा? भूमिगत जल का स्तर जो है और ज्यादा गिरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पानी ही नहीं बचेगा। फिर ओजोन परत का क्षरण और ऑटोमोबाइल के दहन से अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। कई सारे वाहन चलते हैं, हर व्यक्ति को अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए, अब तो हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल कार चाहिए। एक परिवार में 4 मेंबर हैं तो 4 कार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल की बात हो रही है। जितने ज्यादा व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं सड़कों पर, उतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत कहाँ है? हमारी पृथ्वी के टोटल कितने मंडल हैं? हमारी पृथ्वी के टोटल अगर हम बात करें, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के कुल कितने मंडल हैं? वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके ऊपर होता है बाह्य मंडल, ठीक है। इस तरीके से 5 मंडल हैं। क्लियर है? अब ये जो ओजोन परत की बात हो रही है वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है भाई साहब। कहाँ? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सीधे वायुमंडल में जा रही है, जिससे क्या हो रहा है? ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ओजोन परत में छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। और ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्लियर हो रही है बात? यहां तक की बात क्लियर है? तो ओजोन परत का क्षरण और ऑटोमोबाइल के दहन से अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पानी का भी प्रदूषण हो रहा है। अब पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है? आप देखें नालियों की पर्याप्त सफाई ना होना, पानी में कचरे को बहा देना, प्लास्टिक को बहा देना। प्लास्टिक कितना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। लोग नदियों में जाते हैं स्नान करने के लिए, अपने सामान वहीं पर छोड़ाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और नदियों को भारत में कहा जाए तो प्रकृति की पूजा करी जाती है, नदियों की भी पूजा करी जाती है, क्योंकि प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है। पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पूजा की सामग्री होती है हम वही नदियों के आसपास छोड़ाते हैं, नदियां प्रदूषित होंगी। उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, केमिकल से मिला हुआ पानी होता है, वो सीधा बहा दिया जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, नदियों में बह जाता है, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण में किन कारणों से गिरावट आ रही है? वो बेसिक से कारण है जो हम अपने चारों तरफ रोज की लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, वो सभी कारण हमने लिख दिए। चलिए आगे की बात क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा क्वेश्चन है। तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल दी है जिसका नाम 1.6 है।
ठीक है, उस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो देखें, टेबल के फर्स्ट कॉलम में कंट्रीज के नाम दिए हैं, देशों के नाम दिए हैं। दूसरे कॉलम में क्या दिया है, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, वो दी है। उसके बाद क्या दिया है हमें, उसके बाद दिया है जन्म के समय संभावित आयु, जन्म के समय कितनी आयु थी। फिर विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक के मामले में दी है। फिर विश्व में मानव विकास सूचकांक हमें दिया है। ठीक है, ये 4 प्रकार की चीजें हमें दी हैं। अब कंपेयर करना है कि इन 4 मामलों में कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा देश सबसे नीचे है, देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में श्रीलंका सबसे ऊपर है, म्यांमार सबसे नीचे है। आ जाओ, ये है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय इनमें से सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? भाई श्रीलंका की देखें तो 12,578 है। कितनी है? 12,578। अब देखो, श्रीलंका से बाकी देशों की कम है, लेकिन सबसे कम किस देश की दिखाई देती है? म्यांमार की 3,851 दिखाई देती है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे ऊपर कौन है? श्रीलंका, और सबसे नीचे कौन है? म्यांमार। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? अधिकतम आयु श्रीलंका और म्यांमार। अधिकतम आयु में सबसे ऊपर किसकी है? देखो भाई, आयु की बात करें तो 76.4 है किसकी? श्रीलंका की। और म्यांमार की कितनी है? 65.7 है। यानी कि बाकी कंट्रीज की देखें तो म्यांमार से अधिक है और श्रीलंका से कम है। ऑलराइट, फिर क्या आता है? विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि साक्षरता दर के मामले में हम बात करें तो श्रीलंका सबसे ऊपर है, पाकिस्तान सबसे नीचे है। श्रीलंका में साक्षरता की बात करें तो 10.8% दिखाई देती है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 4.5% दिखाई देती है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो श्रीलंका की देखें बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे हाई, और पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे कम है, क्योंकि 4.5% ही है। उसके बाद क्या पूछा है? मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे नीचे। मानव विकास सूचकांक में देखें तो मानव विकास सूचकांक में 73वां स्थान है किसका? श्रीलंका का, और पाकिस्तान का है भाई साहब 161, और भारत का कितना है? 132 है। ठीक है, यानी कि हर एक मामले में हमें अभी श्रीलंका की स्थिति बाकी देशों से बेहतर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप नजर से अच्छे से देखें तो श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यानी कि ये सारे क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश ही हैं। भारत के पड़ोसी देशों के विकास के बारे में आपको बताया कि किस देश में कितनी राष्ट्रीय आय है, आयु कितनी है, और उसके बाद साक्षरता दर कितनी है, या विश्व में मानव विकास सूचकांक कितना है। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? एक और टेबल है भाई। क्या कहती है टेबल? तो नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्क किसको कहा गया है? 15 से 49 वर्ष की आयु वाले, जिनका बीएमआई सामान्य से कम है। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ऑलराइट, तो नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों जिनका बीएमआई सामान्य से कम है, उनका अनुपात दिखाया गया है, और यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज में बताया गया है यहाँ पर महिला का पुरुष का परसेंटेज और महिला का परसेंटेज, बीएमआई बताया गया है अलग अलग राज्यों का। चलिए, तो पता क्या करना है? तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दो। 3 राज्यों के नाम दिए हैं, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और सभी राज्यों का एवरेज परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर की तुलना कीजिए। केरल और मध्य प्रदेश के पोषण स्तर, केरल की अगर हम बात करें तो केरल में जो है 8.5% दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में 28% दिखाई दे रहा है, महिला में 10% और 28%। और ये देखें आंसर, तो केरल के लोगों का पोषण स्तर मध्य प्रदेश के पुरुष और महिला दोनों की तुलना में काफी अधिक है। अल्प पोषितों का अनुपात मध्य प्रदेश की तुलना में केरल में कम है। ठीक है, क्या पूछा गया था? पोषण स्तर की तुलना करना है। ठीक
ठीक है। तो केरल में दोनों चीजें हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। परसेंटेज की बात करें यानी कि अल्प पोषित लोग जो हैं केरल में कम है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जबकि मध्य प्रदेश में अल्प पोषित पुरुष 28% और महिलाएं भी 28% हैं। केरल में अल्प पोषित यानी कि कम पोषित लोग कम है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद सवाल है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में बताओ, ये ऐसा माना जाता है कि 5 में से 1 व्यक्ति अल्प पोषित है, कम पोषित है, जबकि हमारे देश में खाद्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अनाज उपलब्ध है। ठीक है, तो देश में पर्याप्त भोजन है, भारत देश में खाने की कमी नहीं है, फिर भी देश में 40% लोग निम्न पोषित हैं। क्यों है? कम पोषण क्यों प्राप्त हो रहा है? तो देखें, बड़ी संख्या में लोग इतने गरीब हैं कि वे पौष्टिक भोजन नहीं ले सकते। जो पोषक पदार्थों से युक्त भोजन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सारी चीजें होती हैं, वो भोजन सभी की पहुंच से बाहर है, यानी कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। वो 2 वक्त की रोटी ही, सादी रोटी, सूखी रोटी ही खा पाए तो बहुत बड़ी बात है। एक तो ये समस्या है क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे देश में गरीबी विद्यमान है। फिर अगला कारण क्या है कि अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। अब आप कहेंगे ये पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? तो देखो भाई सुनो, सरकार करती क्या है, एक तय मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदती है। उस तय मूल्य को क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। उस प्राइस पर सरकार अनाज खरीदती है किसानों से और उस अनाज को बफर स्टॉक में स्टोर करके रखती है। ठीक है, बफर स्टॉक क्या होते हैं? सरकार के बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं। तो सरकार ने एक तय कीमत पर किसानों से अनाज खरीदा, इसको स्टोर करके रखा, और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हैं, बीपीएल परिवार है जिनके पास राशन कार्ड होता है, उनको सरकार राशन की दुकानों से, उचित मूल्य की दुकान के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन दुकानों के माध्यम से बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अनाज देती है। जैसे कि मान लो 2 रुपए किलो में गेहूं दे देगी, 3 रुपए किलो में चावल दे देगी। इस तरीके से बहुत ही कम कीमत पर उन्हें अनाज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कही गई कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो लेके आई है, लेकिन अधिकांश राज्यों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं करती है और गरीब लोगों को सस्ते खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। अब ठीक से काम क्यों नहीं करती? क्योंकि करप्शन इतना है भाई साहब। जो राशन की दुकानों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, सरकारी व्यक्ति ही होते हैं, वहां पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वही अनाज उनके पास आया, उनने लंबी चौड़ी कीमत पर बाजारों में बेच दिया। अब आप बताओ गरीबों को अनाज कैसे पहुंचेगा? यानी कि हर जगह करप्शन है। उसके बाद क्या है, देश के कई हिस्सों में शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इससे लोग पिछड़े और गरीब बने रहते हैं, जिससे वे पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। शिक्षा नहीं है उनके पास, स्वास्थ्य नहीं है, ना शिक्षा की सुविधा है ना स्वास्थ्य की सुविधा है, जिससे लोग गरीब और पिछड़े बने रहते हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये सब कारण है कि देश में अनाज होते हुए भी देश के हर व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तमाम सरकारी योजनाओं को चलाने के बावजूद। ऑलराइट, क्लियर है बात? अब बताओ भाई, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तेजी से बताना है। कोई डाउट? अभी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी चीजें मैंने बताई, बफर स्टॉक, ये सब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर करा दिए हैं और इसके पहले चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो किस चीज का आएगा? वो आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में।
अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।